उठें समस्त भारत के हिंदी माध्यम के प्रतिभागियों, जिन्हें यूपीएससी की परीक्षा देनी है, एक दिन की रणनीति के लिए क्रांति करनी है। आपको यहां पर कुछ विशिष्ट करना है। प्रगति, विभूति, विवेक, विभोर, आयुष, ये नाम हैं। इनको आप सिंबॉलिक माने, इनको कोई खास अर्थ में लेने की जरूरत नहीं है। कोई दादी की गीत से, कोई मंदिर की घंटियों से, मस्जिद के अजान से, और सबसे ज्यादा सही है बायोलॉजिकल क्लॉक से। एक घड़ी जो ईश्वर ने आपको खुद दिया है, नेचुरली जो आपको मिली हुई है, फॉलो अप करते हुए उठें। 18 से 20 घंटा काम करना है। हमारी एक दिन की रणनीति भोर 4 बजे से शुरू होकर के रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। एक समय सारणीबद्ध, निश्चित, नियोजित, समयनिष्ठ अध्ययन जो क्रम का हो, आपके लिए परिणामदायी रहेगा। अपनी बुद्धि का सकारात्मक उपयोग करें, अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का धनात्मक उपयोग करें। एक बड़ा उद्देश्य आपके सामने है, आपको बहुत बड़ा काम निपटाना है, किंतु इस लगभग 20 घंटे के टाइम में आपको कैसे करना, क्या करना है, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले कुछ चीजें हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी आपको लगभग 3 साल पहले से शुरू कर देनी चाहिए। 18 साल की उम्र से, जहां पहला साल आप घर पे इसी रणनीति पर पढ़ें, बेसिक किताबें अच्छे से क्लियर करें, पढ़ें। मार्गदर्शन अपने बड़े भाई से, अपने चाचा से, मामा से, या जिस स्कूल कॉलेज पढ़े हों किसी सुयोग्य शिक्षक से टिप्स लेते रहें। सिलेबस वगैरह यूपीएससी का, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ले लें, देखते रहें। 1 साल पूरे मन से घर पर पढ़ें। सरलीकरण यह है कि बीए की पढ़ाई के बाद या साथ ही आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। जब एक बार 1 साल इस एक दिनी रणनीति के तहत आपकी तैयारी हो चुकी हो, तब आप कोचिंग करने की सोचें, किसी अच्छी संस्था में, किसी अच्छे मार्गदर्शक के साथ, क्योंकि होना आपका है, संस्था और मार्गदर्शक का नहीं। तो 1 साल आप कोचिंग करें। तीसरे साल, जिस साल आपको परीक्षा देनी है, उस साल आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं। उस साल आपको घर पर ही पढ़ना है, इसी रणनीति के साथ, इसी पॉलिसी और सेटअप के साथ आप अच्छे से पढ़ें। हां, जिस मार्गदर्शक या संस्था से आप जुड़ करके कोचिंग वगैरह लिए हुए हों, या कोचिंग न किए हों, किसी और से भी टिप्स लेते रहें। अपने क्वेश्चंस वगैरह उनसे चेक कराते रहें। कोई अवधारणाएं कम स्पष्ट हों या स्पष्ट न हो रही हों तो उनसे कराएं। जिस साल आपको परीक्षा देनी है, उस साल आप पूरे डिवोटी होकर के आप तैयारी करें। अगर इस तरीके से आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ईश्वर ही आड़े आए तब की हम बात नहीं कर सकते हैं। आप 21, 22, 23 साल में सिलेक्ट हो जाएंगे, अधिकतम 24 साल। और यही उचित रणनीति होती है। जब आप 24 साल से पहले या 24 साल 23 साल में सिलेक्ट हो जाते हो तो देश और समाज को कुछ खास दे पाते हो, विशेष दे पाते हो। हम आपको विशेष दे पाने के लिए ये रणनीतियां बता रहे हैं, ये रास्ते बता रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि आपकी आईक्यू 110 के आसपास है, आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक ठाक है, जीरांटोलॉजी को आप वेट देते हैं समय से। अब इन तीनों टर्मों को हम आपको क्लियर कर देंगे।
जैविक घड़ी को आप फॉलो करते हैं, अब इस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू करें। एक दिन की पॉलिसी फॉलो करना शुरू करें। दिक्कतें होंगी यहाँ पे कठिनाइयां होंगी, तमाम अवरोधक होंगे, तमाम संकट आएंगे। तब दिनकर जी को याद कर लीजिएगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने भी कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। यहां गरीबी अमीरी कोई प्रत्यय नहीं, गरीबी अमीरी कोई संदर्भ हो विचार नहीं है। हर कोई आईएएस हो सकता है, बस मन होना चाहिए। संसाधन जुहते जाते हैं, मिलते जाते हैं। बड़े लोग, अच्छे लोग समय और संसार में हैं। दो छोटी कहानियां बताते हैं। 100% यही सही ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ साल पहले जो एक रिक्शे वाले का लड़का आईएएस हुआ था, उसको हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज की लेक्चरर मिसेज हेमलता श्रीवास्तव जी ने काफी मदद किया था। ऐसे आपको भी कोई मिल जाएगा। तो संसाधनों के लिए आप चिंतित न रहें। जब आप मन करेंगे, संसाधन जुह जाएंगे, संसाधन जुट जाएंगे। कहते हैं संत की इच्छा हुई कि शिकागो धर्म सम्मेलन में जाएं। हम विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं, बट पैसा कहां था, आने जाने का व्यय कहां से जुटता। राजा मैसूर को स्वप्न आया कि संत के विश्व धर्म सम्मेलन में जाने की व्यवस्था की जाए। यह है भारत का परिचय। भारत की सोच ऐसे ही चलती है। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मैं कोई बहुत वस्तुनिष्ठ और तथ्यपरक जानकारी नहीं दे सकता हूं, बट अपने भारत में ऐसा होता है। सरलीकरण यह है कि जब आप बनना चाहेंगे तो कोई न कोई सहयोगी आपको मिल जाएगा। एक बात और, अगर कोई नहीं मिलेगा तो हमें खोज सकते हैं। यदि आपकी ऐसी मनस्थिति परिस्थिति होगी तो हम आपके साथ। अब आप अपनी एक दिन की रणनीति को 4 भागों में बांट लें। पहला भाग होगा भोर 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। दूसरा भाग होगा दिन का 10 से 6, किंतु उसमें शाम का 3 से 6 अलग महत्व का होगा। तीसरा भाग होगा शाम को 6 से 9। चौथा भाग होगा 9 से 12। अब आपको इसमें करना क्या है, देखो भैया स्पष्ट हो लें। हम अवध क्षेत्र के हैं, थोड़ी अवधि बोलते हैं तो पुट और टोन तो रहेगी ही। 4 बजे से 12 बजे तक का अभिप्राय यह नहीं कि आप बिना सोए खाए 4 बजे उठ जाएं, रात 12 बजे तक घूंसते रहें। बायोलॉजिकली जब आप सोए हो, यंग हो, 6-7 घंटे सो करके, कभी 6 बजे, कभी 6:30 बजे, कभी 5 बजे, जैसे भी हो एक रूटीन बना लें, उठें। पहली शिफ्ट 4 घंटे के लिए हो सकता है आप 6 बजे उठते हो, 40-45 मिनट आपको फ्रेश होने में लग जाएगा। इसके बाद 4 घंटा पढ़ना है, उसी में आधा घंटा रेस्ट भी है। हो सकता है पहली शिफ्ट 11 बजे तक हो जाए, तो होने दीजिए। किसी दिन लेट उठे तो सिर पे ही आसमान ले लिए, अब क्या होगा, रूटीन तो फॉलो ही नहीं हुई। जीवन सहज है, उसे सहज चलने दें। फर्ज करो आप 5 बजे उठते हो, 1 घंटे में फ्रेश वगैरह हो लो। हम आपको बता दें कि फ्रेश होने के बाद आप 2 घंटा कुछ मत खाइए। बहुत हो तो गुड़ खा के पानी पीजिए, चाय मत पीजिएगा, बिस्किट मत खाइएगा। गुड़ खाना क्यों जरूरी है मैं साइंस में बताऊंगा। अब आप फ्रेश हो चुके हैं, पानी पी चुके हैं, 2 घंटा पहला पढ़ें। फर्ज करो 6:15 बजे पढ़ने बैठे तो 8:15 बजे तक। यहां पर आपको ऑप्शनल पेपर पढ़ना पड़ेगा, और जिस दिन वीडियो पाएं उसी दिन से काम शुरू कर दें। 1 हफ्ते के भीतर तो शुरू ही कर दें, अगर आपको भविष्य का आईएएस बनना है तो। ऑप्शनल पेपर फर्ज करो आपका हिंदी लिटरेचर है, सोशियोलॉजी है, कुछ भी है। ऑप्शनल पेपर
एक क्रम से बताई हुई किताबों, जानी हुई किताबों के सहारे धीरे 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 पढ़ें, वैसे पूरा क्लियर करें। तो पहला 2 घंटा ऑप्शनल का होगा। जब पहला पेपर खत्म हो जाएगा तब दूसरा शुरू करिएगा। शुरुआत उससे करिएगा जो आपको सहज लगे। इस तरीके 7 सवा 8 बज चुका होगा। 20-25 मिनट का ब्रेक लें, कुछ नाश्ता करें, भी नाश्ता करें। भारत अभी उतना अमीर नहीं हुआ जितना दिखता है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे चना खाएं 100 ग्राम भिगोया हुआ। इसे गरीबी का अंगूर कहते हैं, हमको किसी ने बताया था। थोड़ा सा गुड़ खाएं, या जो मां दे दे, अगर घर है बाहर है तो जैसा। बाजार का बर्गर पिज्जा पकौड़ा न खाएं। तो आप इस 15-20 मिनट आधा घंटे में भी नाश्ता करें, फिर थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट करें, फिर पहली शिफ्ट का दूसरा कहानी 8:30 से 10:30 वाली या जो हो 2 घंटा। 2 घंटे में आप जीएस का वह पेपर पढ़ें जो आपके ऑप्शनल से सहबद्ध हो। फर्ज करो आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो 8:30 से 10:30 में, 8 से 10 में आप फर्स्ट पेपर पढ़ें, क्योंकि फर्स्ट पेपर भारत की सांस्कृतिक विरासत, विश्व इतिहास, सोसाइटी, ज्योग्राफी इत्यादि है। तो दोनों का मेल एक रहेगा, एक साथ आप पढ़ लें। जीएस का एक पेपर जब आप पढ़ते रहेंगे, प्री की तैयारी होती रहेगी। प्री मेन इंटरव्यू अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बात आगे हम फिर बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप देखो कि आपका एक ऑप्शनल हो गया है और जीएस का एक पेपर हो गया है। अब अगर आप सोचो आपने हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, तो आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री प्री के भी तैयार हो गए उसी के साथ। अब दूसरे भाग में आए, दिन 10 से 6। अगर आप रेगुलर होंगे तो 10 सवा 10 तक फिट हो जाएंगे नए सेशन के लिए। आप 10 से 1 के बीच में जो करें, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके, पेपर है, मैगजीन है, कुछ हल्का फुल्का लिखना पढ़ना, हल्की फुल्की स्टडी, निबंध का एडिटोरियल है, ये सब काटना छाटना बनाना, ये सब करें। इसी समय कंप्रीहेंशन वगैरह भी 1-2 मार दें। कंप्रीहेंशन के लिए आपको कुछ परेशान होने, जो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उसी में से 2-3 पैराग्राफ निकाल लें, उनको बढ़िया से पढ़ें, उसी में से क्वेश्चन रेज करें, फिर उसी को निबंध में प्रयोग कर लें, उसी का संक्षेपण कर लें, उसी में कुछ मुद्दे होंगे जीएस में काम आ जाएंगे, बात खत्म हो गई। स्तुति चारण तो यही कहती थी कि जीएस पढ़ते हुए सब हो जाए। तो इस तरीके से 10 से 1 में यह काम करें। 1 बजे अपना एक आदर्श जो भी हो भोजन, रोटी सब्जी दाल हो, उसको खाएं पिएं। 1-8 घंटे आप रेस्ट करें, फिर 3 से 6 में आए। दिन के 3 से 6 में आपको जीएस के 2 पेपर पढ़ने हैं जो आपके सुविधाजनक हों। अब मान लो आप फर्स्ट पेपर सुबह पढ़ चुके हैं तो दूसरा तीसरा यहां पढ़ लें, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह वाला। इनको क्रमवार पढ़ें, पूरी नोट्स बनाएं अच्छे से। 6 बज चुका होगा। अब आप विशिष्ट विद्यार्थी की तरीके से, अगर अभी घर पर हो तो घर, बाहर हो तो बाहर, एक अप्रोच के साथ, एक स्टाइल के साथ निकलें। चलो हम घर ही रहते हैं, माँ से पूछ लो मम्मी कोई काम वाम तो नहीं है, घर का काम निपटा लो, सब्जी उब्जी ले लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा सा घर का भी हेल्प कर दो। लेकिन ध्यान रहे, यह विशिष्टता किसी को यह कहने का अवसर न दे कि लाट साहब जा रहे हैं। उसमें सहजता हो, उसमें जेंट्री हो, उसमें भलमनसाहत हो। यदि ऐसा नहीं होगा
तो हमारी इतनी बात बताने का कोई मतलब नहीं होगा, और कल आईएएस बनने के बाद देश का कोई फायदा नहीं। एरोगेंसी तो आनी ही नहीं चाहिए, अमान्यता तो होनी ही नहीं चाहिए, विशिष्टता तो दिखनी ही नहीं चाहिए। हाँ, वो महसूस होनी चाहिए। इसी समय थोड़ा सा बाहर बाग बगीचे तालाब पोखरे पे टहलाए, दिन भर की बातों का मूल्यांकन किए, उस दिन की घटनाओं प्रति घटनाओं का मनन चिंतन किए, घर लौटे, माँ से कहें कप चाय बना के दे दो, अनुभव की गई बातें एक पेज लिख दें। आप यकीन करें, अगर एक एक पेज डेली आप लिखते रहे तो हिंदुस्तान का कोई भी प्रोफेसर टीचर आपको कितना भी क्यों न पढ़ाए, आपको कितना अंक मिलेगा मुझे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यही एक पेज लिखना अगर आपको निबंध में 70% मार्क न दिलाए तो कहिए। 8 बज चुके हैं, थोड़ी सी रोटी जो कुछ भी हल्का फुल्का है खा लीजिए, चाहे तो 2 बार में खा सकते हैं, और अपना टहलना टहलना कर लीजिए 10-5 मिनट। आए तीसरे सेशन के लिए, रात्रि के 9 से 12। यहां पे हम कंपल्सरली 2 पेपर रखते हैं, एथिक्स और एसी का। दोनों सरल हैं, दोनों एक टेम्परामेंट के हैं। निबंध एथिकल पूछे जाते हैं, महिमा की राहें मृत्यु तक जाती हैं, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, स्वीकारोक्ति की साहस, ऐसे निबंध पूछे जाते हैं। बचपन भूल है, यौवन संघर्ष तो बुढ़ापा पाश्चाताप। हम कहां जा रहे हैं? क्या राम राज्य आएगा? भूगोल यथावत रह सकता है, इतिहास के लिए संभव नहीं है। ऐसे निबंध पूछे जाएंगे। क्या भारत मृदु राष्ट्र है? तो थोड़ा सा आप खास करोगे। इनकी युति और गति एक साथ है तो 500 नंबर की तैयारी आपकी यहां हो जाएगी। अब आप देखो, 500 नंबर की तैयारी यहां हो गई, 500 नंबर की तैयारी यहां हो गई, इसके बाद 750 नंबर की तैयारी यहां हो गई, हो गया। इंटरव्यू रास्ते में होता रहता है, आपके चलने से, आपके बोलने से, काका की बात से, मास्टर साहब के कुछ कहने से व्यक्तित्व तो बनता रहता। चाची की डांट से, दादी के स्नेह से व्यक्तित्व आनुवंशिक नहीं होता। व्यक्तित्व प्रतिदिन सीखी हुई बात, गुजरे हुए संघर्षों, झेली हुई परिस्थितियों का प्रतिरूप होता है, जो किसी समय निकल पड़ता है। अभी हुई आपकी पॉलिसी, यहां स्पष्ट हो लें, घंटे के फेर में न रहें, टेंशन में न रहें। थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाए तो डरे ना, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। बेहतर हो कि घंटे के फेर में पड़े ही ना। 5-6 बजे उठ गए, जिस हिसाब से शाम को सोए हैं बायोलॉजिकल क्लॉक से, और अपना आराम से पढ़ते रहे, सेव दे दे करके थोड़ा सा स्टेप लेके थोड़ा रेस्ट करते हो। काम ही आपके पास क्या है? ये 3 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। आईक्यू का मतलब बुद्धि लब्धि से होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। अब बौद्धिक क्षमता बताने का वक्त यहाँ पे नहीं है। मेरी मान्यता है कि आपकी सोच समझ बेहतर होनी चाहिए, 110 के आसपास होनी चाहिए, यानी कि आप बुद्धिमान हो, तर्कसंगत हो। जिरानटोलॉजी में इस नाते कहता हूं, आयु तो 21 से 32 है, 32वें साल में आईएएस होगे, 35वें साल में ज्वाइन करोगे, क्या करोगे सोच ही सकते हो। अगर 21वें साल में हुए, 22वें साल में हुए, 24 के पहले हो गए तो देश और समाज को बदल दोगे, मेरा भी मान बढ़ेगा। 23 साल से पढ़ाते पढ़ाते मैं बड़ा व्यथित हूं, बड़ा दुखी हूं। मेरी बात मानी नहीं गई, मानी नहीं जा रही है, अब तो मानी जाए। हो सकता कोरोना ने ऐसा अवसर दे दिया, आप मानो हमारी बात। और आयु को ध्यान में रखें, 24 साल से पहले आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 28 साल में जिलाधिकारी होंगे, रचनात्मकता बनी रहेगी, समय से शादी होगा, सारी होगी,
विवेकानंद पैदा होंगे, कलाम पैदा होंगे, राम रहीम पैदा होंगे, गांधी पैदा होंगे, नेहरू पैदा होंगे, टैगोर पैदा होंगे। पीढ़ियों को आपसे कुछ अपेक्षा है। इस नाते जीरांटोलॉजिकली आचरण करें। अभिप्राय कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी कार्य करने की क्षमता घटती है, हमारी कोशिकाएं मरती हैं, डेथ करती हैं। इसके पहले की आयु का प्रभाव पड़े, इसके पहले कि एक भी व्यक्ति यह कह पाए कि अरे यार कितने दिन तक कंपटीशन की तैयारी करो, IAS बन जाओ। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल क्लॉक। यह वह घड़ी है जो प्रकृति प्रदत्त है, जो आप में स्वतः स्वभावतः है। इस घड़ी के अनुसरण में आचरण करें। ये बड़ी नशीली और रसीली घड़ी है जो यथा योग्य उचित समय पे, यदि आपके मन में आए कि हमको 2:45 बजे उठना है, 4:15, एक बार नींद आपकी खोल तो देती है। अब आप उठो ही ना तो कोई क्या करे। आप इसे व्यवहारिक तौर पे देखें। आप कहीं स्टेशन के समीप पे सोए हुए हैं, स्टेशन पहुंचने मान लिया आपको आधा घंटा पहुंचना है और गाड़ी 4:35 पर छूटनी है, तो सारा उपक्रम करने पे आपको 3:35 तक तो जग ही जाना चाहिए, तभी गाड़ी मिलेगी। तो अगर आपके जेहन और मन में है तो आप 3:35 पर उठ जाएंगे। गांव की ओर चलें। पहले घड़ियां नहीं होती थी। किसान 11 बजे खेत से आता था, बैल को चारा देता था और फिर 2 बजे चंद्रमा से आंख मिला करके चंद्रमा के ढलने के हिसाब से समय का फिर खेत में चला जाता था। इसे कहते हैं जैविक घड़ी, जो नेचुरली ऋतु, समय और मौसम की पहचान कराने में आपको समर्थ बनाते हैं। फॉलो करें इसको, आप लाभ करें। ये हमारी एक दिन की पॉलिसी रही, जहां आपको ऑन एन एवरेज 8, 10, 12 घंटा पढ़ना है। आपके पास काम ही क्या है। एक बात आपको बता दें, सब कुछ लड़के कहते हैं कि अरे यार पापा ये कह देते, मम्मी ये कह देती, हम काम में फंसे रहते। कोई पापा नहीं कहता है। कौन बाप चाहेगा कि हमारा लड़का IAS न हो। जब आप पढ़ोगे तो बाप कुछ नहीं कहेगा, माँ कुछ नहीं कहेगी। माँ तो तमाम कष्टों को झेल करके पढ़ाती रहती है। वो क्यों कहेगी कि आप काम करो पढ़ते समय। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बचपन में मैं अच्छा विद्यार्थी माना। मैं 5 भाई हूं। मेरे सारे भाइयों से काम करने मुझसे कभी नहीं कहा गया। अब वो तो मैं तो 2% में आ गया, तो क्या करूं। मुझे किसी ने रोका भी नहीं। चल मेरा खेल मेरे साथ। तुम बनने की सोचो। जब पढ़ोगे तो चारों तरफ से सहायताएं तुमको मिलेंगी। फिर मैं तो हूं ही। मिनट से इसे फॉलो अप करें, इसे प्रक्रिया में लाएं। आपका पास कोई दूसरा काम नहीं। आगे हम कहेंगे कि एक क्रांति लानी है। बहुत व्यथित होता है मन की, भारतीय भाषाओं से सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हमारे विद्यार्थी अपनी अहमियत नहीं समझ रहे। वो हिंदी में अपनी संवेदनाएं अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। उम्मीद है प्रयाग विश्वविद्यालय के शिक्षकगण जो 50+ होंगे, हमारी आयु वर्ग के होंगे या अन्य और लोग होंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, हिंदी माध्यम को प्रोत्साहित करेंगे। अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षक भी अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। प्रयाग का खास अर्थों में हमने उल्लेख कर दिया। बाकी BHU की भी यही जिम्मेदारी है, लखनऊ की भी यही जिम्मेदारी है, या अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय हो, मगध हो, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड, कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारियां हैं कि हिंदी माध्यम के लिए थोड़ा सा करें। लड़कों को थोड़ा सा
अन्यथा हम अपनी ही संवेदनाओं से महरूम हो जाएंगे। ध्यान रहे, हम अपनी बातें अपनी स्थानीयता में जितना बेहतर कर सकते हैं उतना किसी अन्य भाषा में नहीं। आज हमारे देश की समस्या हमारे विद्यार्थियों की समस्या नहीं है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, वो तो आनी ही नहीं। वस्तुतः समस्या है कि हिंदी नहीं आती है। हमें हिंदी अच्छी करनी, और अच्छा करने का रास्ता भी बड़ा सा, हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी खरीद लो, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ो, इंडिया टुडे पढ़ो, एडिटोरियल से देखो, दैनिक भास्कर से जयप्रकाश चौकसी जी की फिल्म समीक्षा पढ़ो, प्रत्योत्तर दर्पण का विशेषांक पढ़ो, कठिन शब्द की मीनिंग देखो, धीरे धीरे चीजें सुधरती चली जाएं। किसी ने कहा था, हमने कहा ना क्रांति लानी, जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तब समझो पीढ़ी हार गई, पछुआ को पुरवा मार गई। हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें अपनी चिंतना वृत्ति को सकारात्मक तरीके से सामने लाना है। हमें अपनी पीढ़ी को विशिष्ट बनाना है। हमें हिंदी माध्यम से सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं, ये असंभव नहीं, इसे किया जा सकता है। बस एक बार हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ठान लें, बस हम आपके साथ हैं। कल हम फिर मिलेंगे 1 वर्ष की रणनीति के लिए। यही एक दिन अगर 365 दिन में लगातार 3 साल कन्वर्ट होता रहा तो कितनी भी सुनामी आए, कितना भी भूकंप ज्वालामुखी, कितने भी कोरोना आए, साक्षात ईश्वर भी आपके मार्ग में खड़े हों तो सब एक ही चीज के लिए खड़े होंगे, लड़का विशिष्ट और विलक्षण है, इसका सिलेक्शन तो होना चाहिए, ये देश और समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे 1 वर्ष की रणनीति के लिए। धन्यवाद।